हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की पर्यावरण की क्लास में। साथ ही हमारी चौथी वीडियो है। 3 वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया है, चौथी वीडियो में आप लोग ऐसे ही प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे, सुपर 30 आप सबको पता है, और पूरी व्याख्यान के साथ हम लोग पूरा कवर करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना मेरे प्यारे मित्रों। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अब आप लोगों ने फूल देखा होगा, उसमें पतली पाउडर जैसी संरचना, जब आप कोई भी फूल उठाते हैं, गुलाब का हो चाहे कमल का हो, तो हाथ में कुछ उसके पाउडर जैसी संरचना आ जाती हैं, उसे क्या कहते हैं मालूम है आपको? वर्तिकाग्र नहीं, परागकोश नहीं, पराग। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? उसे पराग कहते हैं, मूलांकर नहीं कहते, पराग कहते हैं। चलिए इसको देखते हैं। फूल की संरचना हम लोग पूरी कवर करेंगे। आप लोग ये फूल की संरचना देख रहे हैं प्यारे मित्रों? ये फूल की संरचना से प्रश्न एक न एक प्रश्न अवश्य पूछता है। अभी आप लोग ये वाला एरिया देखेंगे, ये वाला एरिया देखिए, यहाँ पर ये छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहे हैं ना, ये हैं पराग। क्या है प्यारे मित्रों? पराग हैं। अब ध्यान से देखना, नर युग्मक की बात करता हूँ मैं। ये आपको पता होना चाहिए, पुष्प जो होते हैं ना प्यारे मित्रों, पुष्प जो होते हैं एक लिंगी और द्विलिंगी भी होते हैं। कुछ पुष्प एक लिंगी होते हैं, कुछ पुष्प द्विलिंगी होते हैं। हमारे पास ये जो पुष्प लिया है मैंने, ये द्विलिंगी लिया है। द्विलिंगी मतलब एक ही पुष्प में दोनों लिंग, स्त्रीकेसर और पुंकेसर। ध्यान से समझना प्यारे मित्रों, जो फूल या फिर पादपों की जब हम लोग संरचना की बात करते हैं तो उसमें नर युग्मक जो होता है ना प्यारे मित्रों, क्या बता रहा हूँ मैं? मेल गेमेट्स की बात कर रहा हूँ प्यारे मित्रों। नर युग्मक जो होता है उसे कहते हैं पुंकेसर। आपसे प्रश्न पूछेगा, पुष्पों में या पादपों में नर युग्मक को क्या कहते हैं? आप बताएंगे प्यारे मित्रों, नर युग्मक को कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? पुंकेसर। अब वहीं जब हम बात करते हैं ना प्यारे मित्रों स्त्रीलिंग की, तो उसमें जो होता है फीमेल गेमेट्स वो होता है स्त्री केसर। फीमेल गेमेट्स जो होता है ना प्यारे मित्रों स्त्री केसर होता है। तो एक ही पुष्प में दो लिंग या फिर एक लिंग होना आम बात है, किसमें? पादपों में। अब समझना यहाँ पर प्यारे मित्रों, जब यहाँ पर संरचना देखने को मिल रही है आपको, यहाँ पर क्या हो रहा है? मादा युग्मक, अंड कोशिका यहाँ देख पा रहे हैं, अंडाशय भी आप लोग ये देख पा रहे हैं, ठीक है ना। ये नर युग्मक देख पा रहे हैं आप लोग, ये देखो। तो ये सारी संरचनाएं इसमें देखने को मिल रही हैं। हमारा प्रश्न था सफ़ेद पाउडर जैसी संरचना या फिर कलरफुल पाउडर जैसी संरचना, वो होती है पराग या परागकण, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए प्रश्न पे वापस लेके चलता हूं आपको मैं। तो इसका उत्तर आप लोग क्लिक कर लेंगे पराग। क्या प्यारे मित्रों? पराग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर। इस पे बेस मैंने प्रश्न पहले भी आपके साथ लिया है, बहुत प्यारा प्रश्न है। निम्फैंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में वह पौधा पाया जाता है। अब यहाँ पर अच्छे से समझना है कि एक निम्फैंथिस पौधा है जो कि कीड़े मकोड़ों खा रहा है, मेंढकों को खा रहा है, इवन छोटे छोटे सांपों को भी खा जाता है, चूहे को भी खा जाता है। अब कोई पौधा किसी जीव को कैसे खाएगा, है ना। अभी इस पे बेस मैंने पहली क्लास लिया है। जो मेरे पुराने साथी हैं, व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने जानते हैं कि मैंने कीटभक्षी पौधों के बारे में अच्छे से जानकारी दिया है। अभी आप लोग क्लियर होना चाहिए, निम्फैंथिस नाम का जो कीटभक्षी पौधा है ना प्यारे मित्रों, जो आपका कीटभक्षी पौधा है निम्फैंथिस, ये मिलता है आपको असम में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखना, कुछ हिस्से असम के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिलता है, पर इसका उत्तर आप लोग करेंगे मेघालय। मेघालय में देखने को मिलता है आपको निम्फैंथिस। अब इस पे बेस अच्छे से अपन क्लियरेंस करते हैं कि क्या है निम्फैंथिस। चलिए इमेज पे लेके चलता हूँ आपको मैं। सभी प्यारे साथियों, आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये निम्फैंथिस, या इसे हम लोग कहते हैं घटपर्णी। इसके बहुत सारे नाम हैं, आप लोग लिखते जाना मेरे साथ में। इसे कीटभक्षी पौधा प्यारे मित्रों, इसे कीटभक्षी पौधा कलश पादप प्यारे मित्रों, कलश पादप, कलश पादप, कलश पादप एक। दूसरा कहते हैं घटपर्णी प्यारे मित्रों, इसे कहते हैं घटपर्णी, ठीक है ना। एक होता है आपका निम्फैंथिस जो प्रश्न में दिया है, निम्फैंथिस,
ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार से नाम हैं इसके। अब ये देखिए कलश पादप क्यों कहते हैं, इसकी संरचना आप लोग देख पा रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर प्यारे मित्रों। इसकी संरचना आप लोग देख पा रहे हैं किस तरह की संरचना है। देखिए ये कलश जैसी संरचना, देखिए ऊपर खुला हुआ है, ये खुला है और ये ढक्कन का काम कर रहा है और एक कलश जैसी संरचना आप लोग देख पा रहे हैं। एक्चुअली होता ये है प्यारे मित्रों, ये बहुत प्यारा दिखने वाला पौधा है और ये गुलाबी रंग का होता है। इसमें ये वाला भाग देख पा रहे हैं आप लोग, ये वाला भाग, ये वाले भाग में ना प्यारे मित्रों, इसको अलग कलर से लेता हूँ मैं, ये वाले भाग में ना प्यारे मित्रों रोए पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा चिपचिपा पदार्थ होता है। अब इसको देखकर कोई भी कीड़ा या मक्खी कुछ भी आकर इसके ऊपर बैठने के बाद क्या होता है, फिसलन के कारण नीचे आ जाता है और नीचे आने के बाद यहाँ पर एक पदार्थ पाया जाता है, बहुत सारा चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण वो जीव इसी के अंदर फंसे रह जाते हैं प्यारे मित्रों। क्या हो जाते हैं, फंसे रह जाते हैं, वापस बाहर नहीं निकल पाते और फिर ये ढक्कन ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और जीव को सांस ना मिलने के कारण, हवा ना मिलने के कारण वो मर जाता है। मरने के बाद ये पौधा क्या करता है, उसके अंदर उपस्थित सारे ऊर्जा को, एनर्जी को सोख कर अपना पेट भरता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। कौन, ये कीट भक्षी पौधा, कलश पादप पौधा। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, चूंकि ये जो पौधा है इसका रंग आप लोग देख पा रहे हैं हरा नहीं है, ग्रीन नहीं है, और ग्रीन ना होने के कारण क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और जब भोजन स्वयं नहीं बना सकते तो क्या करेंगे, कीड़े मकोड़ों खाएंगे, कीट भक्षी पौधे कहलाते हैं। और एक बात और ध्यान रखना प्यारे मित्रों, मैंने पिछली क्लास में भी कवर किया था आपके साथ में, मैंने बताया था कि ये ऐसे पौधे हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी रहती है, ऐसी जगह उपस्थित होते हैं पौधे, ऐसी जगह पैदा होते हैं पौधे पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की अनुपलब्धता होती है, इनअवेलेबिलिटी होती है, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और कीड़े मकोड़ों पर आश्रित होते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता। ठीक, तो ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर करके रखना है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। चलिए लेके चलते हैं आपको फिर प्रश्न की ओर। तो इस प्रकार से प्यारे मित्रों आप लोग इसका उत्तर कर लेंगे मेघालय। इसके अलावा और कुछ कीट भक्षी पौधे होते हैं, आप लोग उनके नाम लिख लेंगे, निपेंथिस, वीनस फ्लाईट्रेप, कोबरा प्लांट, ये सारे क्या हैं आपके कीट भक्षी पौधे हैं। चलिए क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे अपन लोग। बहुत प्यारा प्रश्न है, एनसीईआरटी से लिया हुआ प्रश्न है, आप लोग देख पा रहे हैं प्यारे मित्रों। जब हम बात करते हैं सांपों की तो क्लास 3rd या 4th में आप लोग देखना कालबेलिया नाम से एक चैप्टर है, उस कालबेलिया नाम पर चैप्टर में आपको सांप के बारे में, सांपों की प्रजाति के बारे में, सांप की विशेषता के बारे में और साथ साथ में सांपों के पालने वालों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो इसको अपन लोग ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को। जब हम सांपों के संदर्भ में जानकारी निकालते हैं ना प्यारे मित्रों, तो हम देखते हैं, पहला ऑप्शन देखेंगे आप लोग, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, उनका नाम भी बताऊंगा मैं। नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है कोबरा, जिसे आप लोग ब्लैक कोबरा कहते हैं। जहरीले सांपों के 4 खोखले दांत होते हैं। बिल्कुल नहीं, 4 खोखले दांत नहीं होते हैं। कितने होते हैं वो बताऊंगा मैं आगे। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। बिल्कुल सही है, ये वाला लाइन तो बिल्कुल सही है, पर यहाँ पे 4 दांत लिखा है, ये गलत है प्यारे मित्रों। दांत, सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। बिल्कुल सही उत्तर है ये, सांप के काटने की जो दवाई होती है सांप के जहर से ही बनाई जाती है। क्लियर है ना। अब समझना, चारों ऑप्शन में से आपसे पूछा है कौन सा ऑप्शन सही है, बोल रहा है सही कथन चुनना है। तो यहाँ पर प्यारे मित्रों आप लोगों को सारी जानकारी बता देता हूँ। पहले हमारे देश में प्यारे मित्रों 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। उन 4 प्रकार के जहरीले सांपों का आप लोग नाम लिखेंगे मेरे साथ में। सबसे पहला होता है प्यारे मित्रों नाग। क्या होता है प्यारे मित्रों? नाग। दूसरा होता है प्यारे मित्रों करेत, दुबोइया प्यारे मित्रों, दुबोइया और अफाई। क्या प्यारे मित्रों? अफाई। नाग, दुबोइया, करेत और अफाई, ये 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं हमारे भारत देश में प्यारे मित्रों। ठीक है, इसमें मतलब 4 तरह के सांप पाए जाते हैं, तो सही हो गया। दूसरा, नाग जहरीले सांपों का प्रकार है। बिल्कुल सही है, नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है। करेत भी है, दुबोइया भी और अफाई भी है। ये सब जानकारी आपको एनसीईआरटी किताब में मिल जाएगी प्यारे मित्रों, और एनसीईआरटी से पूछा हुआ प्रश्न और आता है एग्जाम में। जहरीले सांपों के 4 खोखले दांत होते हैं? नहीं प्यारे मित्रों, जहरीले सांपों के प्यारे मित्रों जब आपको बताऊं मैं, तो जहरीले सांपों के प्यारे मित्रों जो दांत होते हैं ना प्यारे मित्रों, वो होते हैं प्यारे मित्रों, आप लोग नोट करेंगे मेरे साथ में, 2
2 दांत जहरी खोखले होते हैं। और यहाँ पर 4 बोला है, मतलब ये गलत हो जाएगा। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से शरीर में चला जाता है, बिल्कुल सही है। पर यहाँ पर पहला जो स्टेप है वाक्य वो गलत है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और डी। प्यारे मित्रों, ए, बी और डी, मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलो, क्वेश्चन नंबर 63 पर। प्यारे मित्रों, आप सबको निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य पाया जाता है? आप लोग ये चंदौली, जब मैं आप सबके लिए नेशनल पार्क और अभ्यारण्य पर बेस्ड प्रश्न लेके आऊँगा तो इस पर हम लोग सारे नेशनल पार्क और अभ्यारण्य एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 पर लेके चलूँगा प्यारे मित्रों आपको मैं। यदि मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आप लोग विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे प्यारे मित्रों। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि आप कितने सही कर पा रहे हैं, कितने गलत पा रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? ध्यान दीजिएगा प्यारे मित्रों, जब हम वन्य जीव संरक्षण के प्रति बोलते हैं ना तो ज़्यादातर हम लोग UNDP को लेते हैं। UNDP का फुल फॉर्म आप लोग मेरे साथ नोट करेंगे। देखिए ज़रा मेरे साथ आप लोग, यूनाइटेड, प्यारे मित्रों, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। प्यारे मित्रों, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसका नाम किसका, UNDP का नाम है, जो कि वन्य जीव संरक्षण के प्रति क्या है, अपना जिम्मेदारी निभाता है या वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। ये एक तथ्यात्मक प्रश्न था, आपको याद होना चाहिए। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह है, ध्यान से समझना प्यारे मित्रों, चमगादड़ के ऊपर हम लोग सारी चीज़ें आप लोग कवर करेंगे। चमगादड़ के ऊपर प्रश्न पूछा है, चमगादड़ एक स्तनधारी है, ठीक है ना, उड़ता है, नहीं, उड़ते तो बहुत सारे पक्षी हैं। रात्रिचर है, पर इसका उत्तर ये नहीं होगा। शाकाहारी है, क्लियर नहीं कह सकते अपन। बच्चे देता है, अब जो बच्चे देता है वही क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। अब एक पॉइंट आप लोग यहाँ पर मेरे साथ कवर करेंगे। चलिए पहले आपको मैं इमेज के ऊपर लेके चलता हूँ। देखिए ज़रा, इमेज देख के आप डरना नहीं है, ये चमगादड़ है। चमगादड़ के ऊपर खास बात आप लोग याद रखेंगे, चमगादड़ एक पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, स्तनधारी है। चमगादड़ क्या है प्यारे मित्रों, स्तनधारी पहला। दूसरा आप लोग नोट करेंगे प्यारे मित्रों, ये बच्चे पैदा करता है, अंडे नहीं देता, बच्चे पैदा करता है। प्यारे मित्रों, बच्चे देता है, ये अंडे नहीं देता, बच्चे देता है, ठीक है। तीसरी बात, इसके शरीर पर बाल पाए जाते हैं प्यारे मित्रों। क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, इसलिए क्या है, ये जरायुज है। क्या है प्यारे मित्रों, ये जरायुज है, बच्चे जन्म देता है, ठीक। और इसको क्या लगता है, करंट लगता है। क्या लगता है प्यारे मित्रों, करंट लगता है, ध्यान रखना, इसको करंट लगता है, इसलिए आप लोग देखे होंगे चिपके रहते हैं तारों पर, ये जनरली देखने को मिलते हैं। अब समझना, करंट किन को लगता है, जितने भी जरायुज होंगे ना, जन्म देने वाले, बच्चे पैदा करने वाले, उन सबको करंट लगता है, जैसे हम लोग करंट लगता है। जो लोग अंडे देते हैं प्यारे मित्रों ना, जो लोग अंडे देते हैं ना, उनको करंट नहीं लगता, अंडे देने वालों को करंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता प्यारे मित्रों, पता है आपको, क्योंकि अंडायुज कहलाते हैं और ये अंडे देते हैं और इनके शरीर पर बाल नहीं पाए जाते, बाल इनके शरीर पर प्यारे मित्रों नहीं पाए जाते, इसलिए पक्षियों को कभी करंट नहीं लगता। आप लोग देखे होंगे तारों पर बैठे हुए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए लेके चलता हूं मैं प्रश्न की ओर। सो आप इसका आंसर क्लिक कर लेंगे, बच्चे देता है इसलिए क्या है, वो स्तनधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर, जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाएगा? प्यारे मित्रों, जीवों के व्यवहार का अध्ययन पूछा है ना, तो समझना, इरेटियोलॉजी नहीं, नियोलॉजी नहीं, इथोलॉजी बिल्कुल सही है, इथोलॉजी कहलाता है जीवों के व्यवहार का अध्ययन। बाकी सारे अध्ययन हम लोग कर लेंगे आगे चल के। क्वेश्चन नंबर 67 आप लोग देखिए जरा, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार या गल्फ ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में नहीं है, तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। अंडमान निकोबार में नहीं, पश्चिम बंगाल में नहीं। आप लोग इसको आंसर को आप लोग याद रखेंगे, गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिलता है तमिलनाडु में, तथ्यात्मक प्रश्न है। अब बहुत प्यारा प्रश्न आ गया मोबाइल स्क्रीन पर, आप लोग देख पा रहे हैं, रेगिस्तानी औक, एनसीईआरटी से लिया हुआ प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न, ध्यान से समझना प्यारे मित्रों। जब हम बात करते हैं रेगिस्तानी औक की तो उससे संबंधित 4 ऑप्शन आप लोग करेंगे। रेगिस्तानी औक यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही प्यारे मित्रों, रेगिस्तानी औक आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरा, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। जड़ें टहनियों से लटकती हैं नहीं,
जड़ें टहनियों से नहीं लटकती। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी ना पहुंच पाए। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आगे चलिए। हाँ, उसके बाद 4 नंबर देखिएगा मेरे साथ आप लोग, इसका डी नंबर देखेंगे मेरे साथ आप लोग। इस पेड़ तने में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पहले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। आप समझना जरा मेरे साथ प्यारे मित्रों, पूरा ऑप्शन देखेंगे अभी। जब हम बात करते हैं ना रेगिस्तानी ओक की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेगिस्तानी ओक में ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सबसे पहला उत्तर तो आप लोग याद रखेंगे, इसको लिख लेंगे, अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे प्यारे मित्रों। ये रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलियन देखने को मिलता है। पहली चीज़, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। बिल्कुल नहीं, बरगद का होता है, ठीक है ना। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच पाए। बिल्कुल सही है, क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया में मिलता है और ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानों में मिलता है, इसलिए इसकी जड़ें नीचे गहराई तक जाती हैं और वहाँ तक जाती हैं जहाँ तक उसको पानी न मिल जाए, और पानी मिलने के बाद उस पानी को वो सोखती हैं और उसका संग्रहण कहाँ करती हैं प्यारे मित्रों, आप बताएंगे, तनों में करती हैं। और जब राहगीर उसके रास्ते से गुजरते हैं ना, तो क्या होता है कि उसके तने को चीरकर उससे पानी निकालकर पीते हैं। तो इसका उत्तर क्या क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे, ए, सी और डी। अभी आपको रेगिस्तानी ओक दिखाता हूं, चलिए देखिए। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि प्यारे मित्रों, ये है आपका रेगिस्तानी ओक। यहाँ जड़ दिख रही क्या लटकती हुई? नहीं। इसकी जड़ें देखो, रेगिस्तान में देखने को मिल रहा है, इसकी जड़ें देखना प्यारे मित्रों बहुत गहराई तक जाती हैं और पानी को सोखती हैं और इसके अपने तने पर स्टोर करती हैं। ठीक, क्लियर है, सारी चीजें आप लोग नोट कर लेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 69 आप लोग देख पा रहे हैं, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है क्या? आप किसी पक्षी को आप लोगों ने देखा है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है? शक्करखोरा नहीं, कलचड़ी नहीं, कौवा, फाख्ता नहीं। अब समझना, कौवे को आप लोगों ने देखा है ना, कौवे से संबंधित प्रश्न पूछता है प्यारे मित्रों। कौवा जो होता है ना, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इसको देखिए जरा मेरे साथ, देखिए यहां पर देख पा रहे हैं आप लोग, कौवे को देखिए जरा, ये 2 कौवे बैठे हैं, उनका बच्चा बैठा हुआ है, सबसे ऊंची डाल पर ये घोंसला बना रहे हैं। इस पेड़ पर देखो एक भी पत्ती देखने को नहीं मिल रही है, और देखिए जरा झाड़ी, लकड़ी, कटीली, तार आदि से अपना घोंसला बनाते हैं कौवा, ठीक है ना। एक बात और याद रखना आप लोग, कोयल जो है ना प्यारे मित्रों, आप लोगों को पता है ये बात, तो कोयल अपने अंडे घोंसले पर नहीं देती, वो लाके किसके घोंसले पर छोड़ देती है? कौवे के घोंसले पर अपने अंडे लाके छोड़ देती है। याद रखोगे बात को। चलो क्वेश्चन पे वापस लेके चलता हूं आपको मैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आपके साथ लूंगा प्यारे मित्रों। हाथी के ऊपर प्रश्न बना हुआ है, मैंने पहले भी इस पे बेस प्रश्न कराए हैं, पर और अच्छे से हम इसको कर लेंगे आज, ठीक है। चलिए पहले आप लोग प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए प्रश्न को। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करनी है, सत्य कथन छांटना है, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। हाथी गंदले पानी में खोलना नहीं, खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, ठीक है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं, मतलब 1 क्विंटल पत्ते तक खा लेते हैं। अब चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए मेरे साथियों। अब जब हम इसकी बात करते हैं ना हाथियों की, तो हाथियों से संबंधित कुछ और कथन आपके साथ साझा करूंगा मैं, ठीक है ना। चलिए अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आप लोग हाथी देख पा रहे हैं, देखिए जरा हाथी, इस पे बेस प्रश्न करवाता हूँ, एक एक चीज समझने का प्रयास करना। हाथी जो होते हैं ना प्यारे मित्रों, झुंड में चलते हैं हमेशा। किस पे चलते हैं प्यारे मित्रों? झुंड में। और झुंड की जो नेता होती है ना, वो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, सबसे बुजुर्ग हथनी होती है हाथियों के झुंड की नेता। हथनी क्यों? हाथी क्यों नहीं? क्योंकि हाथी जो है लगभग 14 साल की उम्र में अपना ग्रुप छोड़ देते हैं, हर हाथी, पुरुष हाथी, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप लोग नोट करेंगे मेरे साथ प्यारे मित्रों। हाँ, एक वयस्क हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते खा लेता है, मतलब 1 क्विंटल पत्ते खा लेता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लोग नोट करेंगे मेरे साथ प्यारे मित्रों,
जब हम बात करते हैं हाथियों की तो तीसरा पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, हाथी जो होते हैं ना प्यारे मित्रों, गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्हें उससे ठंडक मिलती है गंदे पानी में। ठीक, चौथा पॉइंट आप लोग नोट करेंगे प्यारे मित्रों, जब हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं तो फोर्थ नंबर पॉइंट आप लोग नोट करेंगे हाथी के विषय में एक और पॉइंट कि हाथियों का जो वजन होता है ना, 4 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम तक हो जाता है, 2 क्विंटल तक। तो ये 4 से 5 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। यदि आप लोग इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं हाथी के बारे में, तो नंदू हाथी नामक चैप्टर है, किस क्लास में, क्लास नंबर 3 में आप लोग जाके देख सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। चलिए वापस चलते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ध्यान रखिएगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 लूंगा आपके साथ प्यारे मित्रों। आप लोग देख पा रहे हैं वाले स्क्रीन पर, वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, वन अधिकार अधिनियम के बारे में पूछ रहा है। और आप लोग ध्यान रखना है, वन अधिकार अधिनियम कब आया था, 1986 में, या फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी कहते हैं इसे अपन, 1986 में आया था। आप लोग ध्यान रखेंगे 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। और वन अधिकार अधिनियम 2006 में आया था, याद रखना, वन अधिकार अधिनियम 2006 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। इसका मूल उद्देश्य पूछ रहा है प्यारे मित्रों, आप लोग लिखिए जरा मेरे साथ, वनों का वर्गीकरण करना, वनों पर वन मंत्रालय के नियंत्रण को बढ़ाना, वनों को अपने भूभाग में आ रहे अभयारण्यों पर अधिक स्वायत्तता देना, पारस्परिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। बिल्कुल सही ऑप्शन है। आप लोग यहाँ पर एक चीज़ नोट करना, यदि कोई व्यक्ति जंगल में 25 साल या उससे ज़्यादा रह लिया है तो उसे पहले जो है उसका स्थायी जगह करार कर दिया जाता था, पर लगभग जो है 10 साल यदि आपने बिता लिया तो वो आपका एरिया कहला लेता है। ठीक, तो वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आप लोग नोट करेंगे, पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूंगा प्यारे मित्रों आप सबको मैं। साइंस का प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। जो साइंस वाले हैं उन सबको पता होगा, 4 कक्ष होते हैं प्यारे मित्रों। कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला। राइट के 2 भाग, लेफ्ट के 2 भाग। कौन कौन से, ध्यान से सुनना, दायां आलिंद, बायां आलिंद, ठीक, दायां निलय, बायां निलय, ठीक, बायां निलय, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 आप लोग देखेंगे मोबाइल स्क्रीन पर, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं क्या कहलाता है। जब आपसे कोई पूछे कि पौधों में प्रजनन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो प्रकाश संश्लेषण से तो वो भोजन बनाते हैं, बाष्पीकरण से बाष्पन होता है, संघनन से वर्षा होती है, परागण की क्रिया से प्रजनन की क्रिया होती है। चलिए आगे चलेंगे। क्लोन क्या है, क्लोन मतलब सीक्वल, एकल जनक से प्राप्त पौधे नहीं, कायिक रूप से प्राप्त पौधे नहीं, आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान नहीं, उपरोक्त सभी। ये तीनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि इसमें प्यारे मित्रों क्लोन में, एकल जनक की प्राप्त पौधे। अब क्लोन तैयार किए जा रहे हैं, आप सबको पता है बहुत सारे जिनकी जातियां विलुप्त होती जा रही हैं उनके क्लोन बनाए जा रहे हैं बहुत सारे, है ना। चलिए अब देखिए, डार्विन से पूछा प्रश्न है, इनकी 1859 की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मतलब प्रजातियों की उत्पत्ति में इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है। यह उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर है। इस पुस्तक के रचयिता कौन है, या जीववाद पूछा है, अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं, चार्ल्स डार्विन, जॉन मेंडल नहीं, न्यूटन नहीं, आप लोग याद रखेंगे डार्विन। डार्विन का जीववाद पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूंगा प्यारे मित्रों, टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। बहुत प्यारा प्रश्न है, विद द हेल्प ऑफ इमेज हम लोग करेंगे। मेंढक, मछली, टारपीडो, ध्रुवी भालू। जब हम टैडपोल की बात करते हैं ना प्यारे मित्रों, तब आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आप देखिए अडल्ट फ्रॉग देख पा रहे हैं ना, इसने कुछ अंडे दिए, कुछ अंडे देता है ये। इस तरह के अंडे आपने तालाब में पानियों के रूप में देखा होगा, पानियों में। अब ये जब विकसित होता है ना, एग मास विकसित होता है तो ये छोटा सा टैडपोल बनता है। इसके बाद ये बड़ा टैडपोल बनता है, फिर ये क्या बन जाता है, मेढक बन जाता है, फिर ये अडल्ट बन जाता है। ये मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग है। ये आप लोग इमेज को स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से टैडपोल किसकी प्रारंभिक अवस्था होती है आप बताएंगे, मेंढक की, फ्रॉग की। चलिए आगे चलते हैं, आप लोग याद रख लेंगे मेंढक। ध्रुवी भालू आप सबको पता है, मैंने बताया था ध्रुवों पर पाया जाता है, सफ़ेद भी होता है ये। चलिए, असम का
प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? आपसे वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा, एक सींग वाला गैंडा, इस पे बेस मैंने प्रश्न कराए हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान नहीं, गिर जंगल नहीं, कानाकिसली नहीं, काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में स्थित है, वहाँ पर एक सींग वाला गैंडा देखने को मिलता है। आप लोग भी देख लीजिए, चलिए मेरे साथ। देख पा रहे हैं प्यारे मित्रों, एक सींग वाला गैंडा, ये देखो, ये देखिए जरा, ये देख पा रहे हैं, एक सींग है ना, इसे कहते हैं एक सींग वाला गैंडा, जो कि आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। और काजीरंगा नेशनल पार्क आप लोग बताएंगे कहाँ है? आप बताएंगे असम में। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूंगा मैं। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे मित्रों, चरने वाले पशु जो होते हैं वनस्पति को कैसे बदलते हैं? याद रखिएगा, बीज प्रकीर्णन द्वारा नहीं, ये तो फूल करते हैं, पर परागण भी फूलों में देखने को मिलता है। रोग फैलाकर नहीं, ये चुनकर करते हैं, मतलब पत्तियों को चुनते हैं और भोजन करते हैं। ठीक है, याद रखना, जो चरने वाले पशु होते हैं ना, और वो उन पे एक बेस प्रश्न ये भी पूछता है कि जुगाली करने वाले जानवर भी कहलाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ मैं। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? प्यारे मित्रों, आपको एक बात बता दूं मैं कि पौधों में जल और साथ साथ में खनिज लवण दोनों का अधिग्रहण या अवशोषण जो होता है ना, जाइलम करते हैं, जड़ों के द्वारा किया जाता है, जाइलम के द्वारा। अब ध्यान से समझना प्यारे मित्रों, जल और खनिज लवण दोनों जो है ना प्यारे मित्रों, जाइलम करता है। और फ्लोएम ना प्यारे मित्रों, ये फूड को जो है ट्रांसफ़र करने का काम फ्लोएम करता है। फ्लोएम फॉर फूड याद रखना, जाइलम फॉर जल और खनिज लवण याद रखना। ठीक है, चलिए इसका इमेज दिखा देता हूँ आपको मैं। देख पा रहे हैं प्यारे मित्रों, अपने वाले स्क्रीन पर देखिए, आप लोग पौधा देख पा रहे हैं ना। पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है? देखिए ज़रा, जल की छोटी छोटी बूंदें जो है ना ऊपर चढ़ रही हैं, देखिए ज़रा ये, और एक किसके द्वारा? जड़ों के द्वारा और जाइलम के द्वारा। जाइलम आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक, और फ्लोएम जो होता है ना, फूड का ट्रांसफ़र करता है, जाइलम जल का और खनिज लवण का ट्रांसफ़र करता है। मोबाइल स्क्रीन पर आप लोग देख लिए। चलिए वापस चलते हैं, प्रश्न देखिए ज़रा मेरे साथ। नेक्स्ट, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करता है, ये तो आप सबको पता है। सल्फर डाइऑक्साइड का नहीं, ये तो अम्लीय वर्षा के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, ये तो दम घोटू गैस कहलाती है। नाइट्रोजन नहीं, पौधों के विकास के नाइट्रोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल, पेड़ पौधे इसका अवशोषण करके प्रदूषण को घटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूँगा मैं। ऑलिव रिडले से पूछा प्रश्न प्यारे मित्रों, बहुत शानदार प्रश्न है। उड़ीसा के क्षेत्रों में देखने को मिलता है ये वाला कछुआ। सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है। प्यारे मित्रों, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, जीवंत जीवाश्म किसे कहते हैं? पहला ही प्रश्न बन गया आपका, सामुद्रिक कच्छप, क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाई जाने वाली 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कैनेप्स रिडले की नहीं, लॉगर हेड की नहीं, फ्लैटबैक की नहीं, आप लोग नोट करेंगे ऑलिव रिडले की। ऑलिव रिडले एक ऐसी प्रजाति है ना प्यारे मित्रों, जो को आपको देखने को मिलती है प्यारे मित्रों, याद रखिएगा। उड़ीसा के समुद्री क्षेत्रों में आपको ऑलिव रिडले देखने को मिलती है। और ये क्या है प्यारे मित्रों, आप लोग नोट करेंगे, एक जीवित जीवाश्म है प्यारे मित्रों, एक जीवित जीवाश्म कहलाती है, जो कि आप याद रखना 150 मिलियन से अधिक वर्षों से जिंदा हैं ये, है ना, इनकी प्रजाति। और ऑलिव रिडले उड़ीसा के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, ये याद रखेंगे। ठीक, चलिए अभी इसका मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए ज़रा मोबाइल स्क्रीन पर आप लोग इमेज देखेंगे, किसका है ये? ऑलिव रिडले है, ऑलिव रिडले साहब हैं ये। ठीक है ना, कहाँ मिलते हैं? समुद्र में मिलते हैं। कौन से समुद्र में? उड़ीसा वाले क्षेत्र में। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आज अपन ने सुपर 20 क्वेश्चन किए हैं, इससे बेस्ड सारे प्रश्न आप लोग नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। इसकी PDF में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।